नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यपालों को राष्ट्रपति की नसीहत, संविधान के दायरे में काम करने पर जोर, कहा निष्पक्ष होने के साथ साथ दिखना भी जरूरी। 5 राज्यों में 31 मई से पहले होगा चुनाव। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले मुख्य चुनाव आयुक्त। डीएमके, कांग्रेस और बीजेपी का एक चरण में मतदान की मांग। तीन दिन के भारत दौरे पर यूएई के युवराज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। कारोबार और सुरक्षा सहयोग समेत कई समझौतों की उम्मीद। पेट के कीड़े मारने की दवा से 5 से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार। बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के मौके पर खिलाई गई थी दवा। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने रचा इतिहास। 118 स्वर्ण के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। बुधवार को मिले 40 स्वर्ण। महिला हॉकी टीम की फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों का 2 दिवसीय 47वां सम्मेलन कल संपन्न हो गया। समापन भाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यपालों से कहा कि उनके सभी कार्य संविधान के दायरे के अंदर होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च पद पर आसीन होने के नाते राज्यपाल को निष्पक्ष होने के साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल के ऊपर संविधान की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उनके सभी कदम संविधान की संरचना के अंतर्गत होने के साथ संविधान में शामिल सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप हों। राष्ट्रपति ने पूर्वी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यपालों से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। राज्यपालों के सम्मेलन के आखिरी दिन इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसे मूल भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद हर हाल में लागू होना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राज्य में उत्प्रेरक प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। उन्होंने अपील की कि राज्यपालों को ऐसी विरासत छोड़ना चाहिए जिसे वर्षों तक याद किया जाए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी समापन सत्र को संबोधित किया। और सुप्रीम कोर्ट में कल अरुणाचल में लगे राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। संविधान पीठ के सामने राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश संविधान के तहत की गई और विवेक से लिया गया फैसला किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर नहीं आता है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल मामले में सुनवाई के दौरान राज्यपाल ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कहा गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लोकतंत्र को बचाने के लिए की गई, लिहाजा ये फैसला बिल्कुल सही था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने ये भी कहा गया कि विधानसभा स्पीकर की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई थी। कोर्ट को बताया गया कि विधानसभा की बैठक को किसी भी वक्त बुलाने का अधिकार राज्यपाल को संविधान से प्राप्त है। देखिए, जब भी किसी केस की बहस होती है तो माननीय न्यायाधीश उस पक्ष के संबंध में जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी आर्गूमेंट्स होती हैं, उसको वो उसके औचित्य को देखते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं। लेकिन ये टिप्पणियां जो होती हैं ये केस की बहस के लिए होती हैं। अब वो न्यायालय का कोई आदेश माना जाए, ऐसा नहीं होता है। न्यायालय का निर्देश अंत में बहस सुनने के बाद आएगा। जानकारों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में नजीर होगा। गवर्नर के जो भी एक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, मगर गवर्नर ने जो भी एक्शन लिया है उसके ऊपर सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या ये एक्शन जो लिए गए हैं वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में है, या इनवैलिड है, सिर्फ सरकार को गिराने के लिए ही किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट के बाद सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की कुछ शक्तियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है।
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई कार्रवाई भी गलत नहीं होती है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी हो जाएगी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेने तमिलनाडु और पुडुचेरी गए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को ये बात कही। चुनाव आयोग की टीम ने चेन्नई में कल सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। डीएमके, कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान पर जोर दिया। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने पुडुचेरी में कहा कि विधानसभा चुनाव वाले सभी राज्यों में करीब 20,000 वीवीपीएटी यानी कि वोट की पुष्टि करने वाली प्रिंट मशीनें लगाई जाएंगी। आयोग का 8 सदस्यीय दल विधानसभा चुनाव वाले सभी राज्यों का दौरा कर रहा है। 144 rule is it's a good thing, but it has been misused or it has become an advantage to the ruling party, so it should be avoided. In our petition, we have mentioned several points. One is that the Terdal should be conducted in one phase. We asked that our national commission to take the necessary action to remove and delete all the focus voters all over Tamil Nadu. Then only the spirit of democracy will be installed. They have stated that from 15th onwards they are going to verify once again, send officials from Delhi and verify once again in every polling station. So I think that is they have accepted our charge. असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या का मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कोकराझार और नौगांव में रैली कर इस मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आए तो असम और बोडोलैंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को असम के कोकराझार में रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं, ये बोडोलैंड के विकास का दस्तावेज है। आपने 1000 करोड़ रुपया मांगा है, उससे कुछ अधिक ही भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए देने वाली है। अमित शाह ने असम की कांग्रेस सरकार पर घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने विकास के लिए बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। 1,80,000 करोड़ के आसपास के काम में कैबिनेट शंका जताई। अगर असम के अंदर से, इस बोडोलैंड की पवित्र धरती से ये अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी अगर दूर करना है तो यहाँ पर बीपीएफ बीजेपी की सरकार बनाइए। बीजेपी ने इस साल असम विधानसभा चुनाव के लिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है। प्रधानमंत्री के बाद बीजेपी अध्यक्ष की रैली से साफ है कि बीजेपी गठबंधन के जरिए आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होने को कहा है। केपीसीसी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ गठबंधन नहीं करने की भी अपील की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी इज इन अ पोजीशन टू विन द इलेक्शन। देयर इज ओनली वन थिंग दैट द कांग्रेस पार्टी नीड्स टू डू। द सीपीएम कैन नॉट डिफीट द कांग्रेस पार्टी इन केरला। ये नसीहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए थी। राहुल गांधी ने केरल दौरे के दूसरे दिन केरल कांग्रेस कमेटी की बैठक में शिरकत की। तिरुवनंतपुरम में हुई इस बैठक में राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एकजुटता की नसीहत दी। Once the election is over, you are more than welcome to fight among yourselves. For 1 or 2 months, I would request the Congress family and the senior leaders, please hold hands, join up in spirit, work together, and let the Congress party rule Kerala again for another 5 years. पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीपीएम से किसी भी तरह के गठबंधन से असहमति दिखाई है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के सामने भी रखी। सीपीएम ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। He is trying to divert the attention from the real issues.
Actually, in Kerala, there is no government at all. There is no governance in Kerala. It is only corruption. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आज कई क्षेत्रों में अहम समझौते हो सकते हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर आए यूएई के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत होगी। इसमें व्यापार, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद और आईएस के खतरे पर चर्चा होने की उम्मीद है। अबू धाबी के राजकुमार संयुक्त अरब अमीरात की सेना के उप सर्वोच्च कमांडर भी हैं। वे अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ भी मुलाकात करेंगे। This would provide an opportunity to have detailed discussions to consolidate the domains of the existing partnership and also to constructively build on the vision of the comprehensive strategic partnership. In some new areas, new agreed areas, which are, if I may name a few, production of defense equipment in India, strategic partnership in security, in counter-terrorism, cooperation in nuclear and the space sector, in energy sector including renewable energy. यूएई और खाड़ी क्षेत्र में करीब 70 लाख भारतीय रहते हैं। वहां से हर साल भारत में 15 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आती है। अमेरिका और चीन के बाद भारत यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। The figure mentioned in our joint statements was investments up to $75 billion US. That needs to be realized over time. The first such step in this direction would be taken when we discuss about UAE investments in our National Investment Fund. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल यूएई गए थे। वहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध मस्जिद का दौरा किया और यूएई ने मंदिर बनाने के लिए जमीन की भी घोषणा की थी। यूएई ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 75 अरब डॉलर निवेश की इच्छा भी जताई है। इस यात्रा के दौरान ऐसे कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यूएई के साथ भारत के अभी तक व्यापारिक संबंध थे, जो अब तेजी से रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों में तब्दील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य पूर्व और अरब देशों के बीच भारत की साख बढ़ रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और डिवॉर्मिंग डे पर बुधवार को पेट के कीड़े मारने की दवा खाने के बाद कई राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नालंदा में 100 से ज्यादा बच्चों को बेचैनी, पेट दर्द और जी मिचलाने की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के झुंझुनू में करीब 60 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और कैथल समेत कई इलाकों में 40 से ज्यादा स्कूली छात्र दवा खाने के बाद बीमार हो गए। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चों की हालत ठीक है। और पंजाब में स्वाइन फ्लू से मौत का जो आंकड़ा है वो 31 हो गया है। पिछले 4 दिनों में इससे 7 लोगों की जान चली गई। बीते कुछ दिनों में H1N1 वायरस ने राज्य के भटिंडा, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोंगा और मनसा में अपना ज्यादा असर दिखाया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस बीमारी से मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू की वजह से एक और मौत हो गई। यहां अभी तक इस वायरस के 5 मामले सामने आ चुके हैं। और दिल्ली सरकार एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूले को अमल में लाने की तैयारी में है। सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस मुद्दे पर अहम बैठक की। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बुधवार को जनमत संग्रह की रिपोर्ट तैयार की गई है और आज ऑड इवन के अगले चरण का फैसला किया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज इस योजना को फिर से शुरू करने की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने जनता से ईमेल और पब्लिक मीटिंग के जरिए ऑड इवन नियम को दोबारा लागू करने के लिए राय ली थी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ऑड इवन नियम चलाया था। और इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर रोक लगाने की बात कही है। एनजीटी ने सरकारी एजेंसियों से पूछा है कि उन्होंने 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बारे में अब तक राय क्यों नहीं दी।
एनजीटी ने पिछले साल 11 दिसंबर को केंद्र और राज्य सरकारों से अपने विभागों के लिए डीजल वाहन नहीं खरीदने का फैसला लेने को कहा था। साथ ही 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सुझाव, जवाब या टिप्पणी एनजीटी को अब तक नहीं सौंपी गई। और मुंबई हमले के गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली का आज फिर से बयान दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले कल तीसरे दिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली का बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाया। विशेष सरकारी वकील ने बताया कि तकनीकी खराबी अमेरिका की तरफ से थी। पिछले 2 दिन की गवाही में हेडली ने मुंबई हमले से जुड़े कई अहम खुलासे किए। हेडली ने बताया कि मुंबई हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हेडली का दावा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ काम कर चुका है। और सियाचिन हिमस्खलन हादसे में बचे सेना के जवान हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनके शरीर के प्रमुख अंग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। निमोनिया से पीड़ित हनुमंत थप्पा के लीवर और किडनी भी काम नहीं कर रहे। डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। इधर पूरे देश में लोग हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वो सियाचिन में 3 फरवरी को हिमस्खलन की चपेट में आए 10 जवानों में शामिल थे। उन्हें 6 दिनों तक बर्फ से दबे रहने के बाद जिंदा निकाला गया था। और गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने 2 दिन राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। समिति ने सरहद की सुरक्षा पर लगे BSF के जवानों की समस्याएं सुनी। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जोधपुर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा एजेंसियों, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। समिति का कहना है कि BSF के जवान कड़ी चुनौतियों और समस्याओं के बीच मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। वो उनकी समस्याओं की रिपोर्ट में शामिल करेंगे। समिति इनकी सुविधाएं बढ़ाने को लेकर गृह मंत्रालय को सुझाव देगी। This is a spot study and interaction with state government officials and BSF officials. After this, we will have a discussion with Home Ministry officials. Then the committee will give its final report to the Home Ministry and Parliament, so that the government, whatever has to do in the interests of border management and in the interests of improving the living conditions of BSF forces. और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगामी बजट में सिंचाई और ग्रामीण सड़क से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देगी। कृषि क्षेत्र को आर्थिक मदद देकर सरकार ग्रामीण आय और खपत को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। लगातार दूसरे साल खराब मॉनसून, जरूरी चीजों के दामों में वैश्विक गिरावट के चलते कृषि क्षेत्र में नरमी छाई रही है। फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं के और विस्तार की जरूरत है। आगामी बजट में सरकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विशेष जोर रहेगा। वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। उसी हिसाब से जब आप जाएंगे मार्केटिंग पे, तो हमने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट की बात करी है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बजट में भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान कर सकती है, जिससे मई 2019 तक 1.5 लाख से ज्यादा बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। Needs the rural connectivity as a more urgent requirement. With the highways, although the highway construction and the money that's been pumped into it, it's been largely responsible for the increase in public investment this year, which in turn has driven economic growth. कई वजहों के चलते पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र की स्थिति खराब रही है, इसलिए आगामी बजट में सरकार की नीतियों और सुधारों पर सबकी नजर है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल फिल्म निर्माताओं ने विज्ञान पर बनी फिल्मों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया।
मुंबई में चल रहे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत राज्यसभा की बनाई फिल्म कॉन्जेक्चर्स से हुई। ये फिल्म मशहूर गणितज्ञ रामानुजम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्माण फिल्म निर्माता नंदन कुडियाडी ने किया है। कुडियाडी ने फिल्म निर्माण से जुड़े तकनीकी जानकारियों को भी साझा किया। Now this particular film is again a little niche film. I'm happy to say that my fourth film is really the one which addresses the problem and is really made for a large and general audience. समारोह में इस बार विज्ञान को बढ़ावा और प्रचार पर काफी जोर दिया जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने द कोर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब को भी समझना चाहिए। Suppose if you are having a parrot at home, you teach the parrot that whenever somebody asks what is the shape of Earth, it should say spherical. So, do we really believe that the parrot knows that the Earth is spherical? But it has given you right answer. Okay, if you are a teacher, you would give 2 marks. Plastic wares are immersed in a tub full of chromic. समारोह के दूसरे दिन फिल्म प्लांट, टिश्यू कल्चर, वन संरक्षण पर द वैनगार्ड्स ऑफ अंगुल जुगाड़ तकनीक पर बनी सूझबूझ से संशोधन और पवन ऊर्जा पर आधारित कनाव्यू वरियम, कश्मीर के झील पर बनी सेविंग द सेवियर, कर्नाटक के हम्पी के पुरातात्विक इमारतों के रंगों पर बनी फिल्म मोनोमेंटल साइंस ने लोगों को काफी आकर्षित किया। इन फिल्म निर्माताओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। This is a movie about a village school dropout trying to find an innovative solution to the electricity problem. This is basically based on village science and innovation. मेरे जो कैरेक्टर है उस फिल्म में बिल्ला, एक छोटा सा 15 इयर्स का बच्चा, उसके थ्रू हम ये फिल्म दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि वुलर की अब की कंडीशन क्या है, आज से 20 साल पहले इसकी कंडीशन क्या थी। राष्ट्रीय साइंस फिल्म महोत्सव की प्रतियोगिता श्रेणी में कुल 45 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि गैर प्रतियोगिता श्रेणी में 20 चुनिंदा फिल्मों को शामिल किया गया है। इसका समापन 13 फरवरी को 5 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कारों के ऐलान के साथ होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संजय कुमार, मुंबई, राज्यसभा टीवी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर इलाके में एक शरणार्थी शिविर पर हुए फिदायीन हमले में 58 लोग मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हमले बोर्नो राज्य के माइदुगुरी शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर दिकवा में हुए, जहां 2 महिला आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि तीसरी आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। एथलेटिक्स, वुशु, तैराकी, निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में स्वर्ण पदकों की भरमार से भारत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच चुका है। बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 40 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत के 118 स्वर्ण हो चुके हैं। 2006 में भी भारत ने 118 स्वर्ण जीतने में कामयाबी हासिल की। कल एथलेटिक्स में भारत ने 14 में से 10 स्वर्ण अपने नाम किए। इसमें मयूख हजानी ने ट्रिपल जंप, सहना कुमारी ने ऊंची कूद, एमआर पुअम्मा ने 400 मीटर दौड़ और नीरज कुमार ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण हासिल किया। वहीं टी गोपी ने पुरुषों के 10,000 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण जीता। वुशु में 8 स्वर्ण, तैराकी में 5 और निशानेबाजी में 3 स्वर्ण देश को मिले। इसके साथ ही भारत ने टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में तकरीबन सभी पदकों पर कब्जा किया। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्वर्ण पर नजर है। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम आज फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लीग चरण में भारत ने श्रीलंका को 12-1 से मात दी थी। रियो ओलंपिक से पहले टीम प्रबंधन उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना चाहता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और अब एक नजर पदक तालिका पर। भारत 118 स्वर्ण, 63 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ 198 पदक जीतकर शीर्ष पर चल रहा है। तो श्रीलंका 24 स्वर्ण, 46 रजत और 63 कांस्य के साथ 133 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 7 स्वर्ण, 20 रजत और 33 कांस्य के साथ 60 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है।
तो बांग्लादेश 4 स्वर्ण, 10 रजत और 40 कांस्य के साथ 54 पदक जीतकर चौथे नंबर पर है। और आगे बढ़ेंगे। महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता कमाल अमरोही की आज पुण्यतिथि है। साथ ही कमाल साहब बेहतरीन गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक भी थे। संगीत और कलात्मकता उनकी फिल्मों की जान होती थी। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। फिल्म मुगले आजम के ये यादगार डायलॉग कमाल अमरोही की कलम से निकले थे। उन्होंने बेहद चुनिंदा फिल्में की, लेकिन जो किया पूरी तबीयत और जुनून के साथ। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कमाल साहब की पहली सुपरहिट फिल्म पुकार थी। फिल्म महल के जरिए कमाल अमरोही ने निर्देशन में कदम रखा। आएगा, 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 आने वाला। कमालिस्तान स्टूडियो की फिल्म पाकीज़ा उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। आ जाओ, मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना, मौसम है आशिकाना। रज़िया सुल्तान फिल्म के जरिए उन्होंने अपने निर्देशन का एक बार फिर से लोहा मनवाया। अपने कमाल से दर्शकों को बांध लेने वाली ये अजीम शख्सियत 11 फरवरी 1993 को दुनिया को अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। राज्यपालों को राष्ट्रपति की नसीहत, संविधान के दायरे में काम करने पर जोर, कहा निष्पक्ष होने के साथ साथ दिखना भी जरूरी। 5 राज्यों में 31 मई से पहले होगा चुनाव। तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिले मुख्य चुनाव आयुक्त। डीएमके, कांग्रेस और बीजेपी का एक चरण में मतदान की मांग। तीन दिन के भारत दौरे पर यूएई के युवराज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। कारोबार और सुरक्षा सहयोग समेत कई समझौतों की उम्मीद। पेट के कीड़े मारने की दवा से 5 से ज्यादा राज्यों में सैकड़ों बच्चे बीमार। बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के मौके पर खिलाई गई थी दवा। और दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने रचा इतिहास। 118 स्वर्ण के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। बुधवार को मिले 40 स्वर्ण। महिला हॉकी टीम की फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।